बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फन आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान। और वर्ल्ड कप बिलाखिर अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो चुका है। सिर्फ एक मुकाबला रह गया है, सिर्फ एक मुकाबला, और वो टीम जीतने वाली जो भी टीम होगी वो दुनिया क्रिकेट की 4 साल के लिए आलमी चैम्पियन कहलाएगी। वो भारत भी हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट नज़र आती है, लेकिन भारत में अगर रिकॉर्ड देखें आलमी मुकाबलों में तो वो बहुत अच्छा है। तो उस लिहाज से भारत की टीम फेवरेट नज़र आती है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, वो बहुत उनको हौसला मिला होगा उससे, लेकिन उसके बरखिलाफ़ जिस तरह से न्यूजीलैंड को शिकस्त दी भारत ने, उससे भी उनका हौसला खासा बड़ा होगा। बहुत रिकॉर्ड साज न्यूजीलैंड भारत का मुकाबला हुआ। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड 49 सेंचुरीज़ का भी ब्रेक हुआ, और वो कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली ने उनका रिकॉर्ड सचिन के घर पे तोड़ा। एक बात, और सचिन उस दिन तोड़ा जिस दिन सचिन तेंदुलकर ने अपना टेस्ट करियर का आगाज़ किया था 1989 में पाकिस्तान से, उस वक्त उन्होंने तोड़ा। और भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं इस हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, उन्होंने भारत जाना था, वो भारत चले गए हैं। फाइनल में देखने के लिए उन्हें मदऊ किया गया है दीगर क्रिकेट बोर्ड सरबराहान के तरह। लेकिन पीछे क्रिकेट बोर्ड में बहुत कुछ हुआ। बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया, आपको मालूम है। चीफ सेलेक्टर आ गए, उसके अलावा टीम डायरेक्टर आ गए। हो सकता है कि चीफ कोच भी अनाउंस हो जाए कल तक, लेकिन उनकी जो खबरें आ रही हैं कि कौन होगा चीफ कोच, इस मौज़ूआत पर बात करूँगा। मेरा पैनल आपको और मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरे दाएँ जाने बैठे हैं मुनीरुल हक साहब, बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, हम सब में सबसे ज़्यादा सीनियर हैं काम के एतबार से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? बहुत शुक्रिया। फाइनल के लिए तैयार हैं? कौन सी टीम है फाइनल की आज? आप कौन सी टीम को आप फेवरेट समझते हैं? देखिए, अभी आपने बात की थी कि अब इंडिया तो थोड़ा नहीं, सा अभी तो क्विक आपने आंसर इंडिया का एज है। इंडिया का एज है। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में बैठे हैं एजाज शेख साहब, न्यूज़ 1 टीवी लाहौर के रिपोर्टर हैं, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। इंडिया या ऑस्ट्रेलिया आपकी टीम, जस्ट इन वन वर्ड? ख्वाहिश ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इंडिया फेवरेट है। यार ये अजीब बात कर दी। कराची स्टूडियो में वदीर जमा बैठे हैं, मेरे बाएं जानिब काफ़ी होनहार रिपोर्टर हैं, सुबह से कहीं ना कहीं गए हुए थे, मैं भी इनसे मिला किसी जगह पे, उसके बाद अभी यहाँ आ गए। इसके बाद इनको कहीं और भी जाना है, और कल अलग सुबह भी इनको जाना है। अलग सुबह मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया 7-8 बजे, एक असाइनमेंट उन्होंने पकड़नी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वैसे कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका यार, मैं अब तो आखिरी प्रोग्राम में आ गया हूँ। आपका शुक्रिया ख़ास, क्योंकि आप जितना काम आप कर रहे हैं वो उसकी काबिल सताइश है। आपको क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ हैं मलिक खुर्रम अवान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक नहीं है। क्रिकेट पर ख़ासा ज़बरदस्त तज्ज़िया करते हैं। मलिक खुर्रम अवान साहब कैसे हैं, तबीयत ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सब सलाम कीजिएगा पैनलिस्टों को। चलें जी, पैनलिस्ट को सलाम सबकी जानिब से, खुर्रम अवान साहब की जानिब से। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं, तफसील से बात को आगे बढ़ाऊँ। स्पोर्ट्स फन आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के मुकाबलों की, उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाले मुकाबलों की। मलिक खुर्रम अवान साहब, आपसे शुरू करता हूं। वर्ल्ड कप का आपने सेमीफाइनल देखा, पहला न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान, दूसरा सेमीफाइनल हुआ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला तो खैर बहुत अच्छी तरह भारत जीत गया, उसमें रिकॉर्ड भी बने, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन कल साउथ अफ्रीका को क्या हुआ, वो चोक कर गए या आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला? देखें, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिस तरह से एक्सपेक्टेड भी था। उन्होंने कम बैक किया है, बीच में आपको पता है कि उनको बैक टू बैक शिकस्त हुई, फिर उन्होंने कम बैक किया। कल भी जिस तरह से पैट कमिंस ने आखिर में आके साथ दिया, हालांकि देखें स्पिनर से बहुत अच्छा आउट कर दिए थे, उनके शुरू में अच्छा स्टार्ट दिया था, फिर ये कि बहुत अच्छा एक मैच रहा, और एक्सपेक्टेड भी ये था कि अवे हेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया था साउथ अफ्रीका से। हालांकि राउंड मैच में 134 रन को शिकस्त भी हुई थी, पर उन्होंने कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपके ख्याल में साउथ अफ्रीका चोक कर गया या प्रेशर सिचुएशन नहीं हैंडल कर सका, 7 आउट कर लिए थे, लेकिन पैट कमिंस का वही स्टाइल, रोक रोक के उसने मैच जिता दिया? मेरे ख्याल में देखिए, चोक तो बिल्कुल इब्तिदा में ही कर गया था, इसलिए कि पहले पावर प्ले में जो 10 ओवर्स में उसमें 18 रन बने थे, फिर 24 रन पर इनके 4 टॉप खिलाड़ियों का आउट हो जाना, वहाँ से प्रेशर में तो आ गई थी। लेकिन फिर डेविड मिलर ने अपनी लाइफ की यादगार इनिंग्स खेली, 200 प्लस तक पहुँचाया,
जवाब में नो डाउट कि आपको पता है चेन्नई और कलकत्ता की जो विकेटें हैं ये स्पिनर्स को मदद देती हैं। तो कल महाराज और तबरेज़ शमसी दोनों ने बड़ी कोशिश की और काफ़ी हद तक इस मैच को थोड़ा थोड़ा मोड़ने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जैसे अभी खुर्रम अव्वल ने बात की ना कि पैट कमिंस, तो पैट कमिंस को हमने अगेंस्ट अफगानिस्तान भी देखा था, डेड स्लो हो गए थे और मौका दे रहे थे मैक्सवेल को। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी वो बिल्कुल इत्मीनान से खड़े हुए थे। स्टार्क को उन्होंने कहा हुआ था कि जैसे ही आपको मौका मिले आप एक आध शॉट खेल दीजिएगा। उनको पता था गेंदें बहुत हैं, स्कोर हो जाएगा। वो उस वक्त सिर्फ नर्व का गेम था। उसमें पैट कमिंस ने दोनों मौके पर ये दिखाया कि किस तरह से नर्व को जीता जाता है। तो कल ऑस्ट्रेलिया ने ये ज़रूर दिखाया जिसकी वजह से वो फाइनल। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में एजाज शेख साहब अपना एक्सपीरियंस पूरा इस्तेमाल किया। जिस तरह से टूर्नामेंट के इब्तदाई मैचेस में इतनी परफॉर्मेंस थी। और आपको याद कराऊं, हम सबको याद है कि ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट की सबसे नाकिस फील्डिंग करने वाली टीम थी एक मौके पर। उसके बाद टीम का वापस आना कमाल की बात है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से कि जिस तरह इब्तदाई मैचेस में उन्होंने कैचेस गिराए, पास से बॉल गुजर रहा था, बाउंड्री क्रॉस कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था शायद ये फर्स्ट फोर में ना जाए। लेकिन ऐसा ऐसा उन्होंने जो मोमेंटम पकड़ा और जिस रिदम में आई, तो फिर हर जो भी चीज़ रास्ते में आई उसको वो ज़ेर करते चले आए। जहाँ तक ये जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो मैच है, तो मेरे ख्याल में जिस तरह जनूबी अफ्रीका के पहले 4 खिलाड़ी सिर्फ 24 रन पर पवेलियन वापस लौट गए, तो अगर वो ना लौटते, अगर मगर वाला ही खेल है, तो फिर एक लंबा स्कोर हो सकता था। गो के मिलर अच्छा खेले और 101 रन बना के कुछ उन्होंने बुनियाद रख दी, फाइटिंग स्कोर हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और वार्नर ने जो 60 रन की शराकत की, तो उस वजह से इन्होंने भी स्टैंड कर लिया। अदरवाइज जिस तरह 7 खिलाड़ी आउट हो गए तो लग ऐसा ही रहा था कि शायद ये बहुत ज़्यादा क्लोज जाएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्लोज गया नहीं है। 170 के बाद बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया की जीत यकीनी है। गो के तबरेज़ शमसी ने अच्छी की, ट्विंसी ने की, रमाडा, मार्कर महाराज ने बॉलिंग की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश 12 ओवर साबित रही हुई। अच्छा बदीउज़्ज़मान साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो पिच थी ये थोड़ी सी स्लो थी, तो स्कोर थोड़ा सा शायद कम 25-30 रन मुझे लगता है कम बनाए। लेकिन कहाँ आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ लिया था साउथ अफ्रीका को कि रन कम बने उनके? देखिए, साउथ अफ्रीका ने वही काम किया कि उनको ये मालूम था कि हम चेस नहीं कर सकते। टॉस जीतने के बाद उन्होंने फ़ौरन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो बैटिंग दी। ख़ास तौर पर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग की, पहले उन्होंने बैटिंग की फिर ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग दी। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अच्छा काम ये किया कि पावर प्ले में आप देखें कि इससे पहले ऐसा कभी पावर प्ले नहीं हुआ जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ख़ासतौर पर 10 ओवर में 18 रन बनना, और फिर मिचेल स्टार्क ने जो बॉल की, हेज़लवुड ने जो बॉलिंग की, फिर कमिंस ने जो बॉलिंग की, तो यहाँ स्पिन ट्रैक को करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप देखें सिर्फ ट्रेवल एज ने जो है 2 आके आउट किए, वो भी एंड में, बाकी उनके सारे फास्ट बॉलर ने आउट किए। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम नज़र आ रही थी कि ये कुछ करेगी। तो एक मौके पर तो ऐसा था कि अगर आप सेंचुरी निकाल दें डेविड मिलर की, तो उनके रन कितने बचते हैं? आप 112 रन ज़्यादा, अगर 50 भी डालते हैं तो 160-70 रन होते हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ डेविड मिलर ने बड़ी अच्छी नहीं खेली ये, लेकिन ये विकेट जो थी वो बैटिंग को सपोर्ट नहीं कर रही थी वो। लेकिन जैसे ही बैटिंग शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की, आप देखें ऑस्ट्रेलिया जीत की तरफ कहाँ से गया, ओपन से ही वो जीत की तरफ गया। तो उन्होंने शुरू में ही रन निकाल लिए, जिसकी वजह से उनके जो दरमियान के बैट्समैन आउट हुए। फिर जो आखिरी क्या है, उनके पास ओवर इतने बचते थे कि वो रोकते रहे और जो है एंड तक ले गए, कमिंस भी ले गए, स्टार्क भी ले गए। तो ये उनको एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि उनका पावर प्ले में सिर्फ 18 रन बनना और इनके पावर प्ले में ज़्यादा रन बनना, ये ऑस्ट्रेलिया को जिता गया। मैंने एक और चीज़ भी मैं सुन रहा था कहीं कि साउथ अफ्रीका इस वक्त लीडरशिप क्राइसिस से भी गुजर रहा है। ऐसा कहा कि हेनसी क्रोनिया का दौर, बल्कि केपलर वेसल का दौर था जब ये वापस आए थे, उसके बाद फिर हेनसी क्रोनिया का दौर आता है, फिर उसके बाद ग्रैम स्मिथ का दौर आता है बहुत बड़ा। शॉन पॉलक खैर कप्तान नहीं थे, लेकिन वो भी एक बड़ा प्लेयर था उनके पास। जैक कैलिस वगैरह वगैरह इनके मसले आते हैं, तो अभी भी शायद ही किसी मसले से गुजर रहा है। देखिए, जिनके आपने नाम ले रहे हैं ना, केपलर वेसल्स हो, हेनसी क्रोनिया हो या ग्रैम स्मिथ हो, ये तो बहुत बड़े कप्तान थे। और ग्रैम स्मिथ के अगर आप एज ए कैप्टन रिकॉर्ड देखेंगे तो वो तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जाहिर है टेम्बा बुमो में वो बात तो नहीं थी। कल जैसे मैच की अगर हम बात करते हैं ना, तो बड़े क्रूशल मौके पर उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए, और जो ख़ास तौर से विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक जैसा कहो ना मस्त विकेट कीपर से 2 कैच का ड्रॉप हो जाना, और स्पेशली जो बाद वाला कैच था जिसमें सेकंड अटैम्प्ट में उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की थी, फिर भी गेंद उनके हाथ से स्लिप हो गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। उस वक्त एक विकेट मिल जाती तो कुछ भी हो सकता था।
तो ये चीज़ें देखनी चाहिए साउथ अफ्रीका को। बिल्कुल आपने सही कहा, लीडरशिप वो नहीं है जो लीडरशिप होनी चाहिए थी, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि किसी खिलाड़ी को मजबूरन आपको बनाना पड़ता है। नज़र आ गया है कि क्या मजबूरी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा है ये तो नहीं पता। मलिक खुर्रम अमान साहब, दूसरी सेमीफाइनल की तरफ आ जाएं। इंडिया जो पहले हुआ था, इंडिया और न्यूजीलैंड, उसमें तो शानदार कोहली रहे। कोहली, वो किसी ने लिखा भी था, बल्कि शामी रहे। कोहली ने तो रन्स किए, 100 रन्स किए, लेकिन उसको शामी फाइनल कह रहे हैं, सेमीफाइनल की जगह शामी फाइनल कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखें जिस तरह से उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है, 7 विकेट्स लिए हैं। देखें उन्होंने आए हैं, आपको पता है कि कमबैक की है हार्दिक पांडे की जगह उन्होंने, और तीसरी दफ़ा उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं। आप पिछले प्रीवियस मैच में भी देख लें, जिस तरह से उन्होंने 4 आउट किए, उससे पहले 2 दफ़ा 5 आउट किए। और देखें कोहली के लिए स्पेशली मूवमेंट थी, जाहिर सी बात है उन्होंने 58-100 किए और मुंबई के अंदर, और सचिन तेंदुलकर वहाँ मौजूद थे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग 100 थी। और जिस तरह से उन लोगों का एक रिदम बना हुआ है, आप देखें ना, पूरा बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको नज़र आया है, 1 यूनिट नज़र आई है। पूरी टीम टॉप ऑर्डर परफॉर्म करते हैं, मिडल ऑर्डर परफॉर्म करते हैं, फिर नीचे देख लें जब जडेजा की भी आप देखें बॉलिंग के अलावा उन्होंने फील्डिंग जो थी उनकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग थी। 3 उन्होंने कैचेस किए, देखें कैचेस विन मैचेस। हालांकि देखें बीच में थोड़ा ऐसे लग भी रहा था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो गई थी जब इनके अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो गई थी, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, फ्लिप्स वगैरह। बहरहाल ये कि एक नर्व्स का गेम था, उसमें शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अच्छा, एक सवाल इजाज़ से कि आपसे भी सेम बात है, और बदियुज़्ज़मा आपसे भी मैं यही पूछूंगा कि फास्ट बॉलर देख लें इंडिया के, शामी हैं, सिराज है, उसके अलावा तीसरा उनका फास्ट बॉलर बुमराह है, हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क, ये बॉलिंग कर रहे हैं, ये फास्ट बॉलर लगते हैं। पाकिस्तान की तरफ देखें तो आप मुँह छुपाते हैं अपना, ये क्या वजह है? ये फास्ट बॉलर स्किल ज़्यादा हैं या ये कंडीशन को बेहतर समझ पा रहे हैं? इजाज़ शेख साहब भाई ये बात, हाँ जी जी तो भाई इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब बॉलर विकेट हासिल करता है, पवेलियन पहुंचाता है बैट्समैन को, तो उसका नाम होता है, चाहे वो अपनी गलती से ही आउट हुआ हो, जो भी पोजीशन हो, विकेटों के साथ टीम के लिए किरदार अदा करना, बॉलर्स को पवेलियन तक पहुंचाना, तो उस वक्त ही बॉलर का नाम होता है। अगर स्पीड 160 भी हो और विकेटें ना हासिल करे, रन 90 दे जाए 10 ओवर्स में, तो वो बॉलर तो नहीं कहलाएगा ना। जो भी टीम है कामयाबी के लिए जब वो बॉलर लगाते हैं तो उसका मकसद सिर्फ एक होता है, या तो वो रन रोके, मेडन ओवर करे, और या फिर जो बैट्समैन है उनको आउट करे। जब दोनों चीज़ें ही पाकिस्तानी बॉलर्स के पास नहीं होंगी तो फिर इनका मुआवजा शामी से या सिराज से, मिचेल स्टार्क से, इन लोगों के साथ तो नहीं फिर किया जाएगा ना। तो इसी तरह बैट्समैनों का होता है कि अगर वो बैट्समैन आते हैं क्रीज पे, जब वो बैटिंग नहीं करेंगे, 50 नहीं करेगा, 100 नहीं करेगा, तो कोहली के साथ या श्रेयस किसके साथ मुआवजा कर सकते हैं? क्या वजह क्या नजर आई तुम्हें, क्या नजर आया उनके फास्ट बॉलर ऐसा क्या कर रहे हैं? पहले जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि शामी के नाम, तो वाकई शाम का मैच था और शामी के ही नाम रहा है। शामी फाइनल इंडियन अखबारों ने लिखा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा देखें, पहले मैं शामी की आपको क्लियर कर दूं कि शामी ने शुरू के जो 5 जो बैट्समैन थे, शामी ने आउट किए, टॉप ऑर्डर पूरा सफाया कर दिया उसने। और उसके बाद जब अब देखिए कि जब ज़रूरत थी अपना इंडिया को विकेट की, तो वहां पर भी आगे इसमें लगा था 2 केन विलियमसन के पाकिस्तान के बड़े फास्ट बॉलर आखिर में 5 आउट करके सजदा करते हैं। बिल्कुल बात है, केन विलियमसन। ये और क्या मैं बता रहा हूँ, मैं वही तब्दीली क्या नजर आती है? मैं बता रहा हूँ, केन विलियमसन जिस वक्त खेल लेते और मिचेल जब खेल लेते, ऐसा लग रहा था कि मैच न्यूजीलैंड के हाथ में, उस वक्त मैच 50-50 था। लेकिन वहां पर भी आकर जो है आउट करता है कौन? शामी। पहले उसने जो है आकर आउट किया केन विलियमसन को, फिर उसने किया लेथम को 0 पे आउट किया, तो वहां से इंडिया दोबारा मैच में आ गया। तो ये फर्क ये है, देखिए हमारे जो दोनों फास्ट बॉलर हैं, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो या हारिस रऊफ हो, वो ज़्यादा जोर लगाने के चक्कर में रहते हैं, टप्पे मारते हैं, जिसकी वजह से उनको ना ही विकेट मिलती है और मार खाते हैं। उनके बॉलर में अब शामी का खुद आखिरी का, अगर आप संजय मंजेकर उनसे जब बात कर रहे थे तो उसने कहा कि मेरा मकसद ये था कि मैं जो है लाइन और लेंथ पर गेंद रखूं और कोशिश करूं कि तीनों विकेटों के दरमियान गेंद हो, और मेरा वहीं से स्विंग भी हो रहा था और मुझे मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से मैंने आउट किए। तो ये, और मिचेल स्टार्क की क्या बात करें, कमिंस की बात करें, हेजलवुड की बात करें, तो ये लोग ऐसे बॉलर हैं जो तजर्बा इनके पास, जब
कंडीशन को समझ लेते हैं कि इस कंडीशन में हमने बॉल को तेज करना है, बॉल को हमने जो है वो स्विंग करना है या थोड़ा नॉर्मल स्पीड से करना है। एक और चीज़ लेकिन हमारे बॉलर में ये चीज़ नहीं है, वो चाहते हैं जोर लगा के विकेट हासिल करें, तो जोर लगाना हर जगह नहीं पड़ता। अगले 1-1.5 मिनट में ब्रेक भी है। जो सीम पोजीशन थी शामी की, जो सीम पोजीशन या जो क्रॉस सीम भी वो पकड़ के कर रहा था, सेम पोजीशन इतनी एक्यूरेट ये मैंने देखी है पाकिस्तान के वकार यूनुस के पास थी ये स्किल। तो सीम अगर मारेंगे आप तो आपको तो गेंद तो कामयाब होगी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के बॉलर से मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई। खैर अभी और भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के बगैर तो कोई भी टीवी प्रोग्राम पाकिस्तान का मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि मैच ऑफ द डे यानी जो मैचेस दूसरी टीम्स खेल रही हैं उनको भी हम पूरा टाइम दें। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन। बात हो रही है वर्ल्ड कप 2023 की जो इंडिया में खेला जा रहा है। अब आखिरी मुकाबला रह गया है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होगा। 1,30,000 के लगभग शायकीन होंगे और टीवी पर बिलियंस ऑफ पीपल विल बी वॉचिंग द गेम बिकॉज इंडिया इज़ प्लेइंग देयर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन संडे। तो बड़ा मुकाबला है, बड़ा दिन है। मौसम का मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ तैयारियाँ बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं। इंडियन एयरफोर्स के जेट्स भी आएंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ मौजूद हैं। हमने डेविड बैकहम को कल देखा, फुटबॉल स्टार, इतना बड़ा स्टार है फुटबॉल का कि इसका आला पाए का स्टार है। इनकी जो फ्री किक्स होती थी वो शानदार होती थी। ये हाफ वे से फ्री किक इन्होंने गोल करते देखा है मैंने। फुटबॉल की कुछ बात कर रहे हैं ना सर, फुटबॉल इज़ अ ब्यूटीफुल गेम। कल पाकिस्तान की बहरहाल फुटबॉल टीम भी खेली है। सऊदी अरब से था मुकाबला और सऊदी अरब में था मुकाबला। ये था राउंड 2 ऑफ द क्वालिफिकेशन इन द एशियन सेक्शन फॉर द वर्ल्ड कप 2026 में जो होगा। उस नतीजा क्या रहा भाई फुटबॉल का? 4-0 है। देखिए अब मसला ये है कि हम फुटबॉल को जो है ना वो चीज़ नहीं दे रहे। हमारे यहाँ मसला सारा यही है कि हम जो कमेटियाँ बनी हुई हैं, कभी एक आ जाता है कभी दूसरा आ जाता है। अभी देखें ना फीफा इतना कुछ आपको फंड देता है, उसके बावजूद आप फुटबॉल पे पैसा नहीं लगा। फुटबॉल में पैसा लगा है ना। अब स्टीफन जो आए कोच हैं यार बाहर के, अब पहली मरतबा पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ऊपर गई है। अब लग रहा है, अच्छी बात है। देखिए मैं कहता हूँ कि लग रहा है तो इसको लगा रहने दें, ताकि हम क्रिकेट के अलावा भी कोई गेम को कह सकें यार ये हम जीते। अब देखिए अभी स्नूकर की टीम जो है वहाँ गई हुई थी, वहाँ पर वो सेमीफाइनल में हमारा एक क्वेस्ट जो है वो कट गया। फिर हम उसका बड़ा नाम लेते थे, भाई वर्ल्ड चैंपियन हमारा वो बना है। तो आसिफ, अब तो आसिफ नहीं था क्योंकि सज्जाद ने खेला, फिर वो क्या नाम उसका एक और लड़का है आसिफ, उसने खेला, लेकिन मसला एहसन ने खेला। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है फुटबॉल के भी बात करने के लिए हो, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जीतें, और इसके स्नूकर में भी हो, हॉकी में भी हो, ऐसे सारे खेल। एथलेटिक्स में देखिए हम कितना अरसा हो गया, हम ओलंपिक्स भी खेलते हैं, हम एशियन गेम्स भी खेलते हैं, सवाए जो है एक जेवलिन थ्रो के जो अपना अरशद है, उसके अलावा कौन आया हमारे पास? कोई नहीं आया। आखिरी गोल्ड मेडल, आखिरी जो मेडल आया ओलंपिक्स में वो 87 में आया। 87। तो ये चीज़ें हैं कि हम चाहते हैं कि हम हर खेल पे, अब इंडिया की हम बात करें तो इंडिया हर गेम में बहुत आगे है, हर गेम में बहुत आगे है। उन्होंने उसका जो जेवलिन थ्रो का है, क्या नाम है उसका, नीरज चोपड़ा, उसको क्या कुछ किया उसने भाई, वो स्टार बनाते। देखें खेल जिसको तवज्जो देंगे, और तवज्जो हम भी देते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपने कोई भी खेल ऐसा नहीं है, यानी कैरम एक ऐसा खेल है जिसे पाकिस्तान का 5वां रैंक हुआ करता था वर्ल्ड में, वो भी इस प्लेटफॉर्म से कवर हुआ है। फेंसिंग भी कवर हुआ है, बॉलिंग भी कवर हुआ है, पता नहीं क्या क्या कवर हुआ है। लेकिन आपकी तवज्जो भी चाहिए। क्रिकेट इज़ नॉट दी ओनली स्पोर्ट इन पाकिस्तान, लेकिन दी फेमस स्पोर्ट्स। चले क्रिकेट की तरफ ही आता हूँ। आपसे बात हो रही थी, आप कुछ मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि बॉलिंग में ये वजह है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बेहतर हैं। देखिए सबसे पहले तो जो शामी में चीज़ नज़र आई है ना, वो विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं और उनको अंदाज़ा है कि खिलाड़ी कहाँ पर गलती करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए सिर्फ 6 मैचेस में टॉप विकेट टेकर हो जाना, 23 विकेटें लेना, 7 फॉर बी, 5 फॉर बी, 4 फॉर बी, कंटिन्यूसली वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी फॉर्म में। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं विक्रांत गुप्ता को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अजीब बात बताई इनके बारे में कि 2016 में मोहम्मद शामी इतने डिप्रेस हो गए थे कि ये बाकायदा खुदकुशी करने का सोच रहे थे। इन्होंने विक्रांत गुप्ता को बताया था जी। और उसके बाद फिर उनके कुछ साथियों ने, उनके दोस्तों ने उनको समझाया, तो वैसा वक्त भी वो देख चुके हैं। और उसके बाद उनको यहाँ पे भी अगर हार्दिक पांड्या फिट होते तो शायद उनको जगह नहीं मिलती।
लेकिन कुदरत से उनको मौका मिला, उन्होंने बताया कि वो कितने बड़े बॉलर हैं, उनकी सीम, उनकी स्विंग अनप्लेबल थे वो। अगर शामी फाइनल कहा जा रहा है तो गलत नहीं कह रहे। जो बदी ने सबसे बेहतरीन पॉइंट उठाया है कि केन विलियमसन का जो ब्रेक थ्रू मिला है ना, वहाँ के बाद फिर न्यूजीलैंड की टीम संभल नहीं सकी, वरना वो जिस तरह पार्टनरशिप चल रही थी, और अगर केन विलियमसन रहते तो जाहिर है डेरिल मिचेल और ज़्यादा अच्छा खेलते, पीछे ही प्लेयर खेलते। तो आपने डिबेट किसी और जानिब ले गए, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है एजाज शेख साहब। पाकिस्तान में खिलाड़ी डिप्रेशन में जाते हुए मैंने देखे हैं। पाकिस्तान में खिलाड़ियों ने खुदकुशी की है, क्रिकेटर्स ने, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी, लेकिन मैं उसको भी जानता हूँ जो बहुत यंग बच्चा था, अंडर 19 का वो बच्चा था, उस एक पाकिस्तान के साबिक प्लेयर का बेटा था वो, कराची में उसने खुदकुशी की थी। और एक प्लेयर दिमागी तौर पे, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं। ये होता है ना एजाज शेख साहब, लाहौर में भी होंगे ऐसे लड़के लड़कियाँ? देखिए आज भाई, जब गेम चल रही हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो, बंदा मुकम्मल तौर पर फिट हो और उसके कोई अगेंस्ट ऐसी कोई लॉबी आ जाए जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग को तरजीह दे रही हो, तो उसके बाद वो बंदा उसके रिडार में आ जाए और बिल्कुल वो फेवरेट भी हो कि टीम का हिस्सा बनेगा, लेकिन उसको चांस ना दिया जाए, टीम में शामिल ना किया जाए, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार होगा। हालांकि हो सकता है कि वही टीम विनर प्लेयर हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि प्लेयर खेलने वाला हो और उसको इग्नोर कर दिया जाए, और अगर वो होएगा भी तो उसको टीम में शामिल नहीं किया जाए तो लाजमी बात है वो डिप्रेशन का शिकार होगा और काफ़ी उसका नुकसान होगा। तो इस तरह ये क्लब लेवल पे ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि जो क्लब का कोच होता है उसकी भी फेवरेटिज्म होता है कि किसका बाप उसको सपोर्ट कर रहा है क्लब चलाने में, खाने खिला रहा है, फंड दे रहा है, और एक गरीब का बच्चा जब आता है वो टैलेंटेड भी हो, सब कुछ हो, ओबीडियंट भी हो, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। जब उसको इग्नोर किया जाता है एक अर्से तक, वो गर्मियों में आगे पानी का छिड़काव भी कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, तो उसके बाद उसका जब फ्यूचर नहीं बनता तो उसने भी डिप्रेशन का शिकार होना होता है। इसी तरह पाकिस्तान के लेवल पे जाके जब सिलेक्टर्स पर्ची का सहारा ले लें, किसी के इशारे पे लग जाए, उसकी अपनी गुड बुक बैड बुक बन जाए, तो फिर वो कई लोग नज़रअंदाज हो जाते हैं जिनका कैरियर तबाह हो जाता है। खुर्रम अवान से थोड़ी सी बात करूं, फिर पाकिस्तान में भी तो सिलेक्टर का आपने नाम लिया, अभी पाकिस्तान में भी सिलेक्टर नए आ गए हैं, पाकिस्तान में भी डायरेक्टर नए आ गए हैं। मलिक खुर्रम अवान साहब, ये मसला तो होता है, लेकिन जैसे शकील शेख साहब हैं इस्लामाबाद में, कराची में नदीम उमर साहब हों या और भी लोग जो क्रिकेट चलाते हैं, आज़म खान हैं, राशिद लतीफ़ हैं, मोइन खान हैं, इन्होंने अकेडमीज बनाई हुई है, तो ये इस तरह के लोगों का ज़रूरी है आना कि वो क्रिकेट में रहें और सूरत हाल को संभालें। जी, पहले मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा, जैसे अभी फुटबॉल का डिस्कस कर रहे थे, आपके इस हवाले से मैंने आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर करनी थी। जी, अगर आप इजाज़त दें। जी, प्लीज़। आपको पता है कि बलूचिस्तान के जो एक्टिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं नवाबजादा जमाल रईसानी साहब जो हैं, वो आपको पता है कि थाई के वो जूनियर के प्लेयर भी हैं नेशनल टीम के, और वो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने अभी रिसेंटली वहाँ पे ट्रायल्स करवाए थे, वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान की फुटबॉल के अंदर, स्पेशली अब जब यहाँ भी मैच हुआ था इस्लामाबाद में। देखिए वो ट्रायल्स तो उन्होंने अंडर 25 के उसमें ट्रायल्स कराए थे। अब उनको फिर आगे उस टीम को वो लेकर गए हैं आगे थाईलैंड में इंटरनेशनल कोचेस से ट्रेन कराने के लिए, उनका एक अच्छा इनिशिएटिव, और चाह भी रहे हैं कि फुटबॉल के हवाले से, फेडरेशन के हवाले से उनकी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। अब आपके मैं सवाल की तरफ आता हूँ, ऐसी बात है जिन सबका आपने नाम लिया, पाकिस्तान के दे आर द स्टेक होल्डर, आपको पता है कि ये ग्रास रूट से सारा काम कर रहे हैं। स्पेशली देखें पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है, नर्सरीज हैं, असल तो ये अकेडमीज़ ही हैं, इन सबका जिनका आपने नाम लिया, जितने भी हैं रिस्पेक्टेबल्स हैं, और ये आपको पता है कि डे नाइट काम कर रहे हैं, और बिल्कुल दे आर पैशनेटेड, ठीक है ना, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, और स्पेशली जितने भी लोग हैं इनकी एकेडमी से आपको पता है कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और स्पेशली देखें ये क्लब क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। क्रिकेट बोर्ड में जैसे आपको पता है फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप होती थी 2 साल, मतलब ऐसे लोगों की ज़रूरत है डिप्रेशन से बचाने के लिए। जी बिल्कुल, यही मेरा मकसद था। अब आपसे बात मुनीर भाई, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत कुछ हुआ है। एजाज शेख ने खबर भी दी आज कि हफीज़ को बना दिया, उसके अलावा वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बना दिया। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हैं, वज़ीर खेल भी हैं पंजाब के, तो ये कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं सुना है, देखा है? नहीं, मेरा ख्याल है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि एक सूबाई वज़ीर जो है वो पीसीबी के किसी ओहदे पर आए
तो ये तो बिल्कुल इसको तो देखना होगा। वहाब रियाज आई थिंक अगर आना चाह रहे थे तो उससे इस्तीफ़ा दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इंज़मामुल हक से ने तो इस्तीफ़ा दे दिया कि वो एक्टिव डायरेक्टर थे एक प्लेयर एजेंट की कंपनी के, लेकिन उसी में आपको मोहम्मद रिजवान का नाम भी नज़र आता है, लेकिन रिजवान को कोई कुछ नहीं कह रहा। बेहतर ये नहीं होता कि रिजवान से भी कहा जाता है कि आप डायरेक्टर वहाँ से हट जाए। शायद बाबर भी है अगर मैं गलत नहीं बाबर नहीं है, रिजवान इंज़मामुल हक के भाई कुछ और है। हाँ चले हाँ, लेकिन वो जो ऑफिशियली जो अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे याजू कॉर्पोरेशन, अच्छा वो छोड़ दें वहाब रियाज एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर या तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में काम नहीं होता, नहीं इसीलिए वो नहीं मैं कह रहा हूँ किस वजह से कह रहा हूँ कि वो इस्लामाबाद ही बैठे हैं और वो टीवी पर शो कर रहे हैं ना मुसलसल वर्ल्ड कप का। बिल्कुल कर रहे हैं, या तो वो रोज़ लाहौर से आते हैं जाते हैं। आप बताएं भाई आपके पास। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए हमारे यहाँ यही होता है वहाब से अच्छे हैं, अच्छा लगता नहीं है वहाब रियाज इसमें कोई शक नहीं है, क्रिकेटर बहुत अच्छा है, लेकिन वो हो सकता है उसको आप टीम में लाएं, आपकी टीम को बहुत अच्छे मशवरे भी दे, हो सकता है टीम के खिलाड़ियों को वो सेट भी कर दे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप जब एक काम कर रहे होते हैं फिर दूसरे की तरफ चले जाते हैं, दूसरे की तरफ से फिर तीसरे लोगों को जब आप खिलाड़ियों को मना करते हैं कि इनको ये लीग ना खिलाएं, इनको ये लीग ना खिलाएं, इनको ये ना खिलाएं, तो फिर आपको भी ये चाहिए कि अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं तो आप इस्तीफा दें और उसके बाद चीफ सेलेक्टर लग जाएं, उसके बाद पाकिस्तान टीम को जो है मुंतखब करें या जो भी आपको जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो करें। आप स्पोर्ट मिनिस्टर भी हैं, आप एक शो में भी बैठते हैं, वहाँ पर भी आप बात कर रहे होते हैं। और दूसरी तरह से देखिए मोहम्मद हफीज़ हैं, उनको आपने टीम डायरेक्टर तो बनाया ही, साथ में आपने हेड कोच की जिम्मेदारी अभी नहीं दे दी है। हेड कोच की जिम्मेदारी भाईजान दे दी है, मैंने सुबह खबर दी है, ऐलान कर दिया पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पर। मेरी बात हुई है, नहीं तुम्हारी बात तो हुई है, देखो ऑफिशियली तौर पर भी हो गया है। एजाज शेख साहब आपके पास क्या खबर है? पीसीबी ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया हफीज को हेड कोच बनाने का। जी मैं बता रहा हूँ ऑफिशियली भी कर दिया है, वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरी बात नहीं बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। जो हमारे ज़राए हैं उनका दावा यही है। छोड़े मैं आपकी टीम डायरेक्टर गलत बात बोलेगा नहीं मुझे मैंने पूछा ना, सुन तो ले, आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर रहा भाई, सुन ले, लेकिन ये तो पीसीबी से सवाल होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने वो भी दौर देखा पीसीबी का बिल्कुल 2019 में, खास तौर से 19 से लेके 20 तक का, जब समीउल हसन बर्नी थे। बिल्कुल उस वक्त तो कोई खबर बाहर मैं आपको जवाब देता हूँ कि अभी ये सलीम खालिक साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये खबर सबसे पहले दी थी एक्सप्रेस में 3 दिन पहले। उन्होंने लिखा था कि टीम डायरेक्टर के साथ साथ चीफ कोच भी लगाया जाएगा इसको। फिर उसके बाद क्रिक इन्फो ने आज दी। मेरी बात हुई, चल ही रहा था, मैंने बात की तो मैंने उससे पूछा, उन्होंने मुझे कहा जी कि मोहम्मद हफीज़ को तमाम तर जिम्मेदारी दे दी है, हेड कोच हो गया, बॉलिंग कोच हो गया, फील्डिंग कोच हो गया, सब वो करेंगे। मैंने कहा दौरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच कौन होगा, हेड कोच कौन होगा? मैंने पूछा, आपसे लड़ रहा है एजाज, सुन तो ले, एजाज शेख से बात करें, एजाज शेख की तरफ थ्रू। एजाज भाई मेरी जो बात हुई ना, मैंने उनसे पूछा कि हेड कोच कौन होगा, तो उन्होंने कहा जी मोहम्मद हफीज़ ही जो हैं वो टीम डायरेक्टर के साथ हेड कोच दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे, और उसके बाद जो है वो जब अपनी टीम बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, अगर वो खुद रहते हैं तो खुद ही रहेंगे या किसी को बनाते हैं, जैसे मिकी आथर ने जो है चक्कर नहीं है एजाज शेख साहब, ये अजीब सूरत हाल नहीं है कि पीसीबी जो फ़ोन कर रहा है उसको बता रहा है ये पीसीबी का इदारा है, मीडिया डिपार्टमेंट है, इस तरह थोड़ी चलती हैं चीज़ें। अगर बदी भाई मुझे टाइम दें तो मैंने आपसे टाइम नहीं लेना, बदी से टाइम लेना है, पहले बताए कि वो बोलेंगे तो नहीं, फिर मैं बात। अच्छा चलें, फिर आप मुझे टाइम दें, मैं ब्रेक लेके आ जाऊँ सीधा आपके पास, और आने के बाद ये हफीज़ का मामला, ये वहाब रियाज का मैटर, ये बदी जमा का मसला और एजाज शेख का मसला, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। अब मैं सीधा जाऊंगा एजाज शेख साहब की जानिब, ताकि हफीज़ का जो मसला है ये हल हो सके कि वो अनाउंस हो गया है नहीं हुआ। एजाज शेख साहब ओवर टू यू। अच्छा, मोहम्मद हफीज़ का मसला ये है कि उनको फ़िलहाल जो बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट उनकी हुई है वो हुई है एज ए डायरेक्टर क्रिकेट, जो मिकी आर्थर का जो होता था, तो उसके बाद उनको इजाफी तौर पर बैटिंग कोच और साथ उनको दिया गया है एज ए सिलेक्टर, टीम सेलेक्ट करने का हेड कोच भी दिया, ठीक है। उसमें बॉलिंग कोच नहीं है, बॉलिंग कोच के लिए हाँ जी हेड कोच और बैटिंग कोच। और उमर गुल का नाम सुनने में आ रहा है कि उमर गुल को साथ दिया जाएगा एज ए बॉलिंग कोच, ठीक है। ये तो चीज़ होगी। अब जो जहाँ तक मफादात का टकराव का जो चक्कर है ना, मिनिस्टर साहब का मशीर खेल पंजाब जो निगरान है वहाब रियाज, उनके हवाले से ये है कि पहले ये स्पोर्ट्स के लिए कर क्या रहे हैं,
स्वाय तख्तियां लगाने के, दुआ मांगने के कोई ऐसा काम तो नहीं उनका नजर आ रहा जिसपे आप उनको इस्तीफा दे देना। पोर्टफोलियो तो है, पोर्टफोलियो तो है ना उनके पास। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, छोड़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। मैं भी ये एग्री हूँ आपकी बात से, लेकिन ये है कि उन्होंने जो हमें आज बताया गया है कि ये डिस्कस होती रही है स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स के दरमियान, तो जी हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, तो इसलिए उनकी परमिशन के बाद हुकूमत इजाज़त दे ना दे, 2 दिन का स्टे हुआ है ना, हुकूमत इजाज़त दे ना दे, लेकिन आईसीसी पे नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि आईसीसी इन चीज़ों को देखती है कि अब ये मौका नहीं आया था पाकिस्तान ने पहले कि एक वजीर बैठ गया है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि इंडिया में हुआ है, इंडिया में हुआ है, इंडिया में हुआ है, इसको सियासी मुदाखलत करार दिया जा सकता है। जब मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त जब पाकिस्तान पे भी मसले मसाइल आ सकते हैं, तो आपने कहा नहीं जी पाकिस्तान ने तो कोई अच्छा किया ही नहीं है, तो अब ये क्या है? तो अब किया ना यार, किया ना, अब किया है ना, उस वक्त तो भाई क्या बात करता है भाई, किया ना। तो यार जब परसों तुमसे बात हुई थी उस वक्त तक नहीं किया था। ओ भाई करना था उन्होंने। नहीं वो देखो, मैं एक बात बताऊं, ये सारी बहस अपनी जगह, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन ज़का अशरफ, वो कितने दिन के लिए हैं, और अगर वो चले जाते हैं तो ये सब जो इतना बनाया गया, ये लोग कहाँ हमें नजर आएंगे? आज मुझे बताएं, मिकी आर्थर को हाथ जोड़ के आप लेके आए, पहले उसने मना कर दिया, उसके बाद कहा कि अपनी कंडीशन पर आप उसको लेके आए। आज आप उनको और ग्रैंड ब्रैडबर्न को, एंड्रू पोटिक सबको कहते हैं कि एनसीए में चले जाए, हम आपको आपका रोल बताएंगे। उनकी तनख्वाह आप दे रहे हैं। डायरेक्टर मीडिया समी बर्नी जो इतनी अच्छे मीडिया को चलाते थे, उनको आपने स्पेशल प्रोजेक्ट में लगा दिया। उमर फारूक वल्सन को आपने पहले शोकॉज नोटिस किया, उसके बाद आपने उनको मीडिया मैनेजर बना के भेज दिया। और मीडिया मैनेजर को बुलाया। अब वो जो है, इन सब की तनख्वाहें कहाँ से जा रही हैं? मतलब उनको इसे बिठाने के लिए आपने रखा है। ये चीजें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि 2 महीने बाद ये कोई भी नहीं होगा अगर नया कोई आया। मलिक साहब, क्या 2 महीने के बाद कोई और लॉबिंग कर रहा है पीसीबी चेयरमैन? क्योंकि आप इस्लामाबाद में होते हैं, वज़ीर आज़म हाउस से आप करीब हैं। जी बिल्कुल, आपको पता है कि चेयरमैन पीसीबी की बहुत ज़्यादा हॉट सीट है, और स्पेशली देखिए हर बंदे की नज़र उसके ऊपर है। और आपको पता है कि अपकमिंग इलेक्शन है जो 8 फरवरी से हैं, फिर देखें उसके बाद जो भी सेटअप बनना है उसके बाद ही देखें, जो मेरी एक अपनी नाकिस राय है, तो उसके बाद ही इस चीज़ की सारी फॉर्मेशन बननी है। देखें अभी जैसे ये एमसी कमेटी बनी है, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड है, अभी लेट्स सी क्या बनता है इसका। बस मैं वक्त ज़रा कम है, एजाज शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। आसिफ भाई, जो अब सुनने में आ रहा है, बड़े मोतबर जो क्रिकेटर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हो सकता है जो नेक्स्ट चेयरमैन हो वो उसका तल्लक बलूचिस्तान से हो, ये मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। तो इसके अलावा ये है कि मैं आपको एक नई चीज़ और बताता हूँ कि जब ये मैनेजमेंट कमेटी का इजलास अंदर हो रहा था कोचिंग स्टाफ के साथ, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि क्रिकेट बोर्ड में फौज जफर मौज मीडिया सेल में भर्ती की हुई है। हल्फन कहता हूं कि एक मीडिया का बंदा भी नहीं डील करने वाला था। 15 से 20 DSNG लगी हुई थी, कुछ 40 जर्नलिस्ट बाहर खड़े थे कि किसी ने पानी पूछा हो, बल्कि कन्फ्यूजन फैला रहे थे। कोई किसी को कहा जा रहा था कि बाबर आ रहा है, किसी को कहा जा रहा था कि आज तो बाबर की शेड्यूल ही नहीं है, किसी को कहा जा रहा था आज तो बाहर की ये हो रहा है वो हो रहा है, कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाई जा रही थी कि मीडिया नाम का कोई बंदा उधर मौजूद नहीं था। जब भी कोई रब्ता करते थे अव्वल तो फ़ोन ही अटेंड नहीं करते थे, जब फ़ोन करते भी थे यार मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इधर ही नहीं हूँ। यानी कि क्रिकेट बोर्ड का ये हाल है। अब मैं ये कहने पे हक बजान हूँ, ये जो ज़का अशरफ साहब हैं वो यहाँ पे क्रिकेट मामला सही करने के लिए नहीं आए, बल्कि ये ओबलाइज करने के लिए आए हैं। वो तमाम लोग जो इनके नियर डियर हैं ना, उनको ओबलाइज करने आए हैं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। तो एक बात सुनिए, ये देखिए ज़का अशरफ आप खुद बताएं कि 3 महीने के लिए एक बंदे को जब टास्क दिया गया कि आपने ये करना है, अब बाबर आजम को जो बुलाया गया, बाबर आजम से जो मुलाकात हुई, बाबर आजम पहले से फैसला कर चुके थे। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से उन्होंने फैसला लेके अपनी जेब में रखा हुआ था। उन्होंने एक दिन पहले उन्होंने फैसला लेके रखा हुआ था, उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने लेके रखा हुआ था। उन्होंने ये कहा था मैं जो भी बात करूँगा बाहर जाके जो मेरी मर्जी है मैं वो करूँगा, और अगर शान मसूद उसके बाद नहीं मिला, ये भी मैं आपको कहता हूँ, शान मसूद चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी से बाबर के जाने के बाद नहीं मिला, बल्कि बाबर के आने से बहुत पहले मिल के गया, पहले वीडियो बना के गया, पहले मुबारकबाद वसूल करके गया। ये तो बाद में आपने जब बाबर चला गया उसने इस्तीफा अपना दे दिया तो इन्होंने वो चीज़ें डाल दी।
अगर ये बाबर ये कहता भाई ठीक है मैं नहीं छोड़ना चाह रहा, तो इसको कोई नहीं हटा सकता था। पीसीबी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी उसको फारिग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पास इख्तियार ही नहीं है कि कप्तान को फारिग करें, क्योंकि इनको सिर्फ इलेक्शन का इख्तियार है। होते हुए इख्तियार इतने काम तो कर रहे हैं वो, इतनी वही मैं कह रहा हूँ, ये गलत है ना। एक्सटेंशन दी गई उसमें कहा है उनको कि कोई डे टू डे अफेयर ये सब कर सकते हैं। कौन है जिम्मेदार? वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से अब अगला चेयरमैन आएगा। बिल्कुल, बलूचिस्तान से चेयरमैन क्यों आएगा भाई? बलूचिस्तान का आएगा। देखें जो जीतेंगे, हो सकता है कि मखलूक हुकूमत हो और उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर बलूचिस्तान से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो एक जो है IPC। देखिए अभी आपके यहाँ क्या हुआ है, जो रमीज राजा साहब गए उनको भी लाने वाले सियासी आदमी थे ना लाहौर का। उसके बाद क्या हुआ, नजम सेठी साहब किसके दौर में आए, उसके बाद क्या हुआ, ज़का अशरफ साहब किसके। आप नहीं, सियासी वाबस्तगी है बॉस। अब सियासी वाबस्तगी में जो हुकूमत आएगी उसकी जो भी उसको हो सकता है कि किसी को उनको अप्लाइज करना हो। बलूचिस्तान में एक सियासी शख्सियत जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, हम सब आप देखते हैं। लेकिन मुझे तो ये जो बात कह रहे हैं ना ट्वीट का, एक बहुत बड़ा टेलीविजन चैनल है। आपको लगता है कि जाम कमाल साहब आ सकते हैं? नहीं, मैं जाम कमाल साहब अगर आई एम नॉट श्योर। सबसे पहले तो ये देखना होगा वो सियासी शख्सियत के करीब है ना, सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, सबसे पहले तो ये देखना होगा। वो रिसेंटली आए हैं, मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। जाम कमाल सीएम बलूचिस्तान रह चुके हैं, बहुत ही ज्यादा उनकी खेलों के हवाले से बहुत ज्यादा वो काम भी करते रहे। सीट ऐसी है, आसिफ भाई यहाँ पर जो है इसका मतलब है जाम कमाल साहब आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है मलिक साहब? आपको ज्यादा खबर होगी, इस्लामाबाद में आप रहते हैं। मैंने जी आपको कह दिया कि इसके हवाले से कहना कुछ भी कबल वक्त है। कबल वक्त नहीं, कुछ तो कहो यार। जाम कमाल साहब को आप जानते हैं? अभी जब ये पिछली मैनेजमेंट कमेटी को एक्सटेंशन मिलने से पहले, जब टाइम ख़त्म हो रहा था 5 तारीख को, उससे पहले भी 2-3 नाम चल रहे थे, ठीक है ना। देखिए हर बंदा एफर्ट्स तो करता है, फिर असल चीज़ ये होती है कि आपका कार्ड कहाँ यूज़ होता है। और सेकेंडली अब आप देखें कि जैसे इलेक्शन होंगे, फिर इलेक्शन के बाद जो असल फॉर्मेशन बनेगी इलेक्शन के बाद बनेगी। एजाज शेख साहब, मुझे तो लगता है आप ना जाम कमाल साहब पे नज़र रखिएगा। बलूचिस्तान से अगर आ रहा है तो जाम कमाल साहब ही हो सकते हैं, वो उस पाए के स्पोर्ट्स में मेरी बात जो मेरी बात हुई है ना, एक क्रिकेट खेलने वाले बहुत बड़े डिपार्टमेंट का एक अफसर था, उसके साथ बात हुई तो उनका ये कहना था कि जल्द मैं नाम भी बता दूंगा कि क्योंकि ये जो डील चल रही है ना तो बलूचिस्तान से आएगा, तो अब आए या ना आए ये तो जराए ही है ना, कह रहे हैं तो बाद की बात है। मैं तो ये समझता हूँ। चलें अब जराए से हटके कुछ और बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तान के कप्तान भी बन गए नए T20 के टेस्ट के, उसमें शाहिद अफरीदी ने कह भी दिया कि अच्छा, मैंने तो नहीं मना। देखिए मेरी बात सुने, आप शाहिद अफरीदी को ये जरूरत क्यों पड़ी? शाहिद अफरीदी को भाई मैंने जी आपको एक तस्वीर भेजी थी बाबर आजम की और ज़का अशरफ साहब की, आपने कहा था देख के डिलीट कर देना, मैंने कर दी। चलो ठीक है, ठीक है। बदी बात मुकम्मल कर ले, फिर आपकी तरफ आता हूँ। देखिए शाहिद अफरीदी को ये जरूरत क्यों पड़ी कि वो ट्वीट के जरिए या मीडिया में बैठ के कह रहे हैं कि मैं अल्फन कहता हूँ कि मैं उसके कप्तानी के उसमें नहीं हूँ। भाई जब आपने बोला ही नहीं तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपने जब बोला ही नहीं तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा, आपको याद है जब हम या सारे क्रिकेटर आए हुए थे, 2009 की चैंपियन टीम बैठी हुई थी, उनसे मैंने जब सवाल पूछा कि मैंने कहा आप लोग आगे क्यों नहीं आते, आप लोग क्यों नहीं संभाल लेते कि हमें इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से लोगों को बुलाना पड़ता है, तो उस बात में मुझे कह रहे हैं कि मुझे हमें वो फ़ोन करें। हाँ वो हमें फ़ोन करें। अब चलें, अब नहीं तो मुलाकात तो हुई है शाहिद अफरीदी साहब की, से उन्होंने कहा है कि मैं नौजवानों को तरबियत देना चाहता हूं। ये सिलसिला हम कल आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। मेरे चारों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।